नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। प्रत्येक आत्मा अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ती हुई जीवन को सफल बनाती है, पर कुछ आत्माएं बहुत खास होती हैं जो अपने जीवन का सफ़र बहुत जल्दी और आसानी से तय कर लेती हैं। आज हम अपने इस शो में एक खास मेहमान को लेकर आए हैं, सतीश अग्रवाल जी, जो देहरादून से हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सतीश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। सतीश अग्रवाल जी देहरादून से हैं और पिछले 22 साल से ध्यान में हैं। PSSM के साथ 19 साल से जुड़े हुए हैं। इनको पिरामिड मैन भी कहा जाता है। ये उपाधि इनको पत्री जी के द्वारा मिली। पिरामिड होम डिवाइन इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें लोगों को पिरामिड की ऊर्जा का अनुभव होता है और अलग अलग रंग जो हमारे शरीर में, हमारे चक्रों में होते हैं, उनका भी अनुभव वहाँ होता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इस सुंदर आत्मा की यात्रा कैसे उनकी शुरू हुई। सतीश जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जैसे आप इस धरती पर आए, कैसे शुरुआत हुई? मुझे मेरे को एक सौभाग्य मिला ऐसे परिवार में जन्म लेने का जहाँ पूरे संस्कार जो है बच्चों में चैनल किए जाते थे, और मैं अपने घर का सबसे छोटा बालक था और मेरे बड़े भाई बहन काफ़ी थे, तो सभी से परिवार में सभी से बहुत प्यार और वो सब मिला मुझे। और विशेषकर मुझे अपनी माताजी से जो आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में पता चला उस समय। और वो जब मुझे ध्यान है कि जब वो पूजा किया करती थी तो वो काफ़ी भजन गाती थी, तो मैं उनके साथ बैठ के एक डायरी में वो भजन लिखता रहा करता था। अभी तो आजकल की डेट में तो भजन गूगल खोलो या ऐसे खोलो कैसे भी मिल जाते हैं, और वो मैं कभी मुझे वो डायरी मिलती है तो मैं उस भजन को अभी भी गुनगुनाता हूँ और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करता हूँ। मेरी माताजी को जो भगवत गीता है वो कंठस्थ थी बिल्कुल, और वो बिना पढ़े जो है वो गीता का पाठ करती थी। तो कुछ संस्कार जो है उन्होंने जो उनसे प्राप्त हुए, जो पत्री जी भी बोलते हैं, सबसे पहला जो था कि शाकाहार बनना। तो मुझे बचपन में उनका एक सेंटेंस याद है जो वो मुझे बोलती थी, कोई भी अगर शाकाहार नहीं है या जो मांस खाते हैं वो चलता फिरता शमशान घाट है। ये वर्ड मेरे को बड़ा, किसी को बड़ा क्रूड या गलत लग सकता है, लेकिन वो मुझे वो आज भी याद है, उनके मुंह की शायद वो वॉल्यूम भी वो भी याद है मुझे, जो चलता फिरता शमशान घाट। तो मुझे तब से जो है मैंने कभी नॉनवेज के आसपास भी जाने की कोशिश नहीं करी, और हमारे परिवार में तो शुरू से ही शाकाहार रहे हैं। और दूसरा उन्होंने उस समय धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, जो पत्री जी आज बोलते हैं कि पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो हमारे घर में पुस्तक पढ़ने का बहुत बड़ा पहले एक प्रोग्राम रहता था। तो गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक आती थी कल्याण के नाम से। हाँ। तो वो कल्याण में, अब मुझे आज याद है कि वो खूब पढ़ लेती थी। जब मैं जाता था वो पढ़ती मिलती थी मुझे मेरी माताजी, लेकिन मैं जैसे ही उनके पास जाता था तो मुझे बोलती कि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वही उसमें खूब अच्छी अच्छी स्टोरीज होती थी, जो कि जिन स्टोरी से लोगों को कुछ लेसन्स मिलते थे, तो वो मैं ज़ोर ज़ोर से बोल के उनको वो सुनाया करता था। बाहर धूप में बैठी होती थी एक तो उसमें, और मैं पढ़ के उनको कहानी सुना रहा। उस कहानी को पढ़ते पढ़ते ही मेरे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें बैठ गई थी उस समय। और मुझे ये, मेरी एज होगी करीब 16-17 साल की जब मैं उनको पढ़ के सुनाया करता था। मैं और भी कम होगी, 14-15 साल की होगी जब मैं उनको सुनाया करता था। तो कई सारी चीज़ें हैं अभी मैं उन वो मेरे लाइफ में अभी काम आ रही हैं। और उनकी वही बात बताई बातें पत्री जी ने भी वेट करी और पत्री जी ने भी बोला, तो मुझे अब ये सब चीज़ें रिकॉल होती है। तो धन्यवाद करता हूँ ऐसी आत्मा का, पुण्य आत्मा का, जिन्होंने आगे ये सब संस्कार चैनल किए। बहुत अच्छी बात है कि एक मैसेज भी है लोगों तक कि अपने बच्चों को अगर आपने सिखाना है तो जैसे आपकी मम्मी ने
माँ ने आपको कहा कि चाहे वो पढ़ सकती थी, जी फिर भी उन्होंने आपको बोला कि मुझे पढ़ के सुनाओ, जी ताकि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ जी ये हाँ एक जी। बहुत अच्छी आदत उन्होंने डाली। तो आपके परिवार में पाठ पूजा होती थी? हाँ, हमारे यहाँ पूरे पाठ पूजा होती है और पाठ पूजा को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। अभी भी हम लोग करते हैं पाठ पूजा, ऑल्दो पीएसएसएम में उसको डिफरेंट वे से बताया जाता है। और मैंने जैसे काफ़ी अभी अध्ययन किया और प्रयोग करे मैंने बहुत सारी चीज़ों के, तो उसमें एलिमेंटल कन्वर्जेशन बोलता हूँ मैं, तत्व आधारित संवाद करना। तो तत्व आधारित संवाद जो है वो पूजा पद्धति में संभव हो पाता है, जिसमें पूरे जल का भी, अग्नि का भी, पंच तत्वों का बीच में। पंच तत्वों के माध्यम से संवाद हम स्थापित कर सकते हैं। तो हम हर समय एक संवाद की स्थिति में रहते हैं। तो वो संवाद जो है पूजा पद्धति में भी पूरी होती है। और मंदिरों में तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होते ही हैं। तो उसको मैं इस रूप में लेता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं गंगा स्नान के लिए जाना है, तो लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। गंगा की ऊर्जा से हमारे भी अपनी ऊर्जा हमारी अंदर प्रवाहित होने लगती है, सात्विक ऊर्जा। तो मंदिर में जाना या पिरामिड में जाना, ये एक ऊर्जा स्नान है। तो वहाँ पर एक अत्यधिक ऊर्जा होती है और जैसे हम वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे साथ आंतरिक संवाद शुरू कर देती है। अच्छा, कोई भी मंदिर में गलत विचार से नहीं जाता है, सब लोग सात्विक विचारों से जाते हैं, पॉजिटिव थॉट से जाते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। या और आप स्वयं के कल्याण की बात करते हैं, या उनकी कोई डिमांड होती है उसके बारे हाँ, में बात वो करते भी हैं। करते हैं। और और जैसे हमारा मानना ये है कि हम लोग सर्वभूत हिते रता, जैसे हमारे एक संस्था से भी जुड़ा हूँ, उसका लोगो है सर्वभूत हिते रता या निष्काम सेवा, और साथ में विश्व कल्याण की बात करना। तो वो एक हमारे को तो अब हैबिट पड़ गई है कि हम तो एक छोटे से यूनिट है पूरे ब्रह्मांड के, और उस ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक चल रहा है तो उस यूनिट के साथ भी अच्छा होगा। तो आपके बहन भाई, आप जैसे कहते हैं कि आप सबसे छोटे थे, जी बिल्कुल जैसे आप छोटे थे, 2-3 साल के, 4 साल के, जो आपको बाद में पता चला, तो आपकी कुछ हॉबीज थी या हैबिट्स थी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। नहीं, मेरा जो बचपन रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल एक वो रहा है। मतलब मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी, मुझे एक ये ध्यान है। तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से आज भी मेरी हाइट, मतलब अभी एज ऑन डेट मेरी 6 फीट 2 इंच है। तो स्कूल टाइम में भी जाता था तो मैं मैं लेट हो जाता था जाने में, और लेट स्कूल जाते जाते हमेशा कभी एग्ज़ाम होता था। मुझे आज भी याद है, साइकिल के ऊपर एक वो बना होता था स्टैंड सा, हैंडल के ऊपर, उसमें किताब खुली होती थी और मैं साइकिल चला रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो वो घटना मुझे बहुत अच्छी ध्यान से आती है उन दिनों बचपन में स्कूल में जाते हुए। और मैं अपने स्कूल करीब 10 से 11 किलोमीटर में साइकिल से जाया करता था। करीब क्लास 6-7 से मैंने साइकिल से जाना शुरू कर दिया था। और लेट होने की वजह से जो है, मैं लाइन में, तो स्कूल में असेंबली होती थी, पीछे खड़ा हो जाता था। तो ऐसे इन्हें लाइटर मोड बताता हूँ कि मैं शैतानी वाली बात या उसकी कि मेरी आईसाइट वीक हो गई थी काफ़ी उसी समय से। तो मैं स्पेक्स लगाता था, तो मैं लाइन में पीछे जाके खड़ा हो जाता था। लेट हो रहा तो वो पीछे से मैडम आके ढूंढती थी कि कहाँ गया, एक लड़का आया था अभी, चश्मे वाला लड़का नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो मैं चश्मा उतार के फटाफट जेब में डाला और वहीं बगल में खड़ा हो गया उनके कि कहाँ पर है मैडम, मैं अभी देखता हूँ वो लड़का कहाँ है। तो उस तरीके से मिसचीव करा, लेकिन वैसे मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कोई वो नहीं रहा, सिंपल वो रहा। लेकिन अ, परिवर्तन आया जब मैं ध्यान में आया 22 वर्ष। वो तो आप बड़े होके परिवर्तन आया। बड़े तो होकर हाँ, परिवर्तन आया। परिवर्तन आया, और लेकिन जो माँ के दिए हुए संस्कार थे वो उसको मैंने साथ हमेशा चल रहे। जीवन में फॉलो किया। तो कभी किसी को दुख नहीं दिया। मैं स्कूल में मैं बस में भी गया, तो जहाँ पर उन दिनों सिगरेट या बीड़ी कोई पीते थे तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। तो आज भी मेरी स्कूल टाइम में भी कंपनी में कभी भी कोई सिगरेट या बीड़ी पीने वाला या पान मसाला तंबाकू खाने वाला उस कंपनी में रह नहीं पाता था मैं। या तो दोस्ती छूट जाती थी या उनका सिगरेट छूट जाती थी।
अच्छा, दोनों चीजें हो सकती दोनों थी। दोनों चीज़ ये रहती थी। और दूसरा जो है, मैं स्कूल टाइम में देखता था गाली गलौज बहुत करते थे बच्चे लोग, ये लोग ऐसे भाषा की शब्दों का प्रयोग करते थे। वो मैंने कभी नहीं प्रयोग किया, क्योंकि वो घर में ऐसे संस्कार मिले। तो हमेशा सभ्य भाषा में मैंने बात करी। तो मेरे कंपनी में भी उस तरह के लोग आए हमेशा, कि जिनकी भाषा सभ्य थी। स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी। तो आपका, आपके पिताजी का आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट? पिताजी मैं 11th क्लास में पढ़ता था जब मेरे पिताजी चले गए, लेकिन वो बहुत मेहनती थे। मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल किया मैंने। नौकरी करते थे? नहीं, उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी था, और कंस्ट्रक्शन कंपनी था तो वो मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा, और बहुत अर्ली एज में चले गए। लेकिन मैंने उनकी मेहनत को, मैं आज भी अपने जीवन में मेहनत वाले पार्ट को मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। अगर किसी को वो करना है, श्रम आप, करना है कुछ। आपके जीवन में जो श्रम है आपने उनसे लिया, जी जीवन में जी श्रम जी करने जी की जी ये चीजें। माँ से आपने प्यार लिया, सद्गुण लिए, जी। और आध्यात्मिकता की और आगे बढ़ने को लिया, और पिताजी से ये लिया। आपके भाई बहन? हम लोग बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और मेरी 5 सिस्टर हैं और 2 एल्डर ब्रदर। टोटल हम लोग 8 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटा था, तो इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार मिला। और वो जो प्यार था, मैं स्कूल टाइम में पढ़ाई के समय भी मुझे ध्यान है, मैं थोड़ा सा संस्कृत में वीक था, तो मेरी एक सिस्टर जो है मुझे बहुत थप्पड़ मार मार के वो पूरे वो सिखाती थी। उसमें पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पढ़ता, ये वाली चीज़ें जो है, तो उस समय मैंने अपनी सिस्टर से सीखा। तो मैं घर में, मैं छोटा था तो मेरे समझ लो कि मेरे भाई बहन मेरे टीचर थे घर में। उस समय कोई ट्यूशन नहीं होती थी या कोई नहीं होता था, तो वो एक तरीके से मैं उनसे मैं पढ़ाई करी है। तो शिक्षा, आपकी स्कूल की शिक्षा के बाद आगे आप कैसे हाँ, बढ़े? मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएससी केमिस्ट्री करा मैंने, और फिर मैंने एमबीए किया क्वालिफिकेशन वाइज। तो और मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। और ये जब मैं मेडिटेशन में आया, तो ये फैमिली बिजनेस के दौरान ही मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, और उस समय मैंने पिरामिड एनर्जी और मेडिटेशन को यूज़ किया, जिससे मैं रिकवर हुआ। और उसी के बाद इसी पिरामिड एनर्जी के ऊपर मैंने अपना थीसिस वगैरह लिखा, तो मुझे फिर उसमें पीएचडी का डिग्री भी मिला। हम्म। आपने जैसे एजुकेशन के साथ साथ ध्यान शुरू कर दिया था आपने, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप पढ़ाई करते रहे और आपने ध्यान शुरू कर दिया। जो स्कूल टाइम में, तो जैसे हमारे घर में भजन हो रहे हैं, हाँ जी। है ना, तो भजन में भी मैं भी मानता हूँ कि एक तरीके का फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है। हम्म। तो वो मेरे स्कूल टाइम में थ्रू आउट रहा, जब तक मेरी मदर रही। तो 95 में मेरी मदर गई है, और मैं ध्यान में जुड़ा उन एग्जैक्ट ध्यान में 2000 में, उनके जाने के 5 जाने साल के बाद। बाद। अच्छा। तो ध्यान में आने के बाद जो है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है थॉट्स का, वो सबसे पहला बेनिफिट मुझे महसूस हुआ। हम्म। क्योंकि अगर हम जब ध्यान नहीं करते हैं, तो जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि अगर खाली खेत पड़ा है, वहाँ सफाई नहीं करेंगे तो वीड्स उग उग के आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, या बहुत सारे फैंटेसी समझ लीजिए, या ऐसे कोई चीज़ें, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, चलता आता रहता रहता है। है। और वो हमें गलत डायरेक्शन पे भी लेके जा सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, तो वो खाली दिमाग की वजह से भी होते हैं, कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए, चलो इसको करके देखते हैं। तो मेडिटेशन में आने से बेनिफिट हुआ कि वो क्लींजिंग शुरू हो गया। शुरू। वो थॉट्स आए नहीं, या आए भी कभी तो वो तुरंत वाइप आउट हो गए। आपके इस पीरियड के अंदर कुछ ऐसी घटना जो कुछ सीरियस हो या लाइफ में चैलेंजिंग हो, उसके बारे में हम जानना चाहते लाइफ चैलेंजिंग तो नहीं था, लेकिन 2000 में मैंने हमारा परिवार बड़ा है, हम 3 भाई हैं, तो जैसे फैमिली एक्सपेंशन होती है, तो मैंने एक नया घर बनाने का सोचा। तो 2000 में जब घर बनाया, तो उसी दौरान जो है मेरे एक पैर में फ्रैक्चर हुआ, और मैं प्लास्टर चढ़ा, तो मैं बैसाखी से चला।
तो एक पैर जंप कर करके चलता था तो घुटने में भी प्रॉब्लम आ गई। तो एक दिन वॉशरूम में रात को मैं बैसाखी के साथ स्लिप कर गया तो मेरे स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ गई। उस दौरान मैं बेड रिडन हो गया बहुत ज़्यादा और बहुत प्रॉब्लम आई। मैं ये सोचता था वाई आई एम लिविंग, मैं जी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतने कष्ट हैं। और जो घर का निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो गए और कंस्ट्रक्शन रुक गया, वहाँ चोरी होना शुरू हो गई, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तो उसी दौरान जब ये सब मेरे हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सब चल रहा था तो मेरे को बताया गया कि आपकी स्पाइन की सर्जरी होगी। तो मैं यहाँ पर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में स्पाइनल सर्जरी इंजरी सेंटर हॉस्पिटल है तो उसमें गया। उन्होंने बोला स्पाइन सर्जरी होगी, लेकिन मुझे एक डिवाइन मैसेज आया। तो वो जो मेरे को पहला अनुभव हुआ डिवाइन एनर्जीज़ का, वो डिवाइन मैसेज से हुआ कि वो ऊर्जाएं आपसे बात भी करती हैं आपको टाइम टू टाइम। तो मैंने इसको इस तरीके से समझा, जो मैं बचपन में अपनी माँ को कहानी सुनाता था, आकाशवाणी होती है हाँ जी। और वो आकाशवाणी आपको बताती है। तो वो लिटरली ये अनुभव हुआ कि एक आकाशवाणी, तो वैसे तो नहीं बोला लेकिन एक विजुअलाइजेशन में हुआ कि मुझे अल्टरनेटिव मेथड वो करना है, सर्जरी पे नहीं जाना। तो मैं वहाँ से वापस आ गया घर में और फिर मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपी करी। उसी दौरान जो है मुझे डॉक्टर जितेंद्र भट्ट के बारे में पता चला, जो पिरामिड्स के वास्तु में काम करते थे। फिर मैंने अपना घर चेक किया तो मेरे घर में वास्तु दोष था और उस वास्तु दोष को मैंने पिरामिड से ठीक किया। जैसे ही मैंने पिरामिड अपने घर में लगाई तो मुझे इमीडिएट चेंजेस मेरे को फील होना शुरू हुआ। मेरी रिकवरी एकदम से फास्ट हो गई और रिकवरी फास्ट होने के बाद कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो गया। जब मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था उसी दौरान फिर मुझे पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से भी मुलाकात हुई देहरादून के एक कार्यक्रम में और उन्होंने मुझे फिर मोटिवेट किया कि जाओ और एक पिरामिड बनाओ। तो उनका वो ब्रह्म वाक्य मेरे मस्तिष्क में आज भी, मैं उस कई चीज़ों को, मैं शब्दों को याद रखता हूँ जिस व्यक्ति ने बोला उसको फेस के साथ उसने किस तरीके से बोला था। जैसे मेरी माता जी ने मुझे बोला तो आप याद चलता फिरता रखते। शमशान घाट, तो वो शब्द याद है। ऐसे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का वो शब्द याद है, जाओ एक गो एंड मेक ए पिरामिड, अंग्रेजी में बोला उन्होंने, गो एंड मेक ए पिरामिड। तो वो मेरे लिए जो है ब्रह्म वाक्य रहा और वो आगे का जीवन फिर उसी शब्दों से ही चला जो मेरी आगे की कहानी चली। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 1995 में ध्यान शुरू किया। 1995 में मेरी माता माँ जी गई चली थी, गई। 2000 में आपने ध्यान शुरू किया। तो ध्यान में आने का पर्पस क्या था? आप क्यों आए ध्यान में और क्या माध्यम था ध्यान में आने का? मेरी ध्यान की यात्रा सन 2000 से प्रारंभ हुई और वो हर चीज़ का एक पर्पस होता है। जो मैंने बताया कि मेरी हेल्थ इश्यूज रहे थे, अच्छा, 2000 में आपके हेल्थ इश्यूज इश्यूज आ हुए गए थे थे। और जब मेरे घर का निर्माण शुरू हुआ और अच्छा। उस घर के निर्माण में कुछ वास्तु दोष थे, जो मैंने वास्तु के जो गुरु हैं जितेंद्र भट्ट जी से मिलने के बाद मुझे पता चला। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने पिरामिड का प्रयोग किया और वो ठीक हो गए। तो जितेंद्र जी ने भी मेडिटेशन के बारे में बताया और पत्री जी ने भी बताया, लेकिन पत्री जी से मुलाकात मेरी 3 वर्ष बाद हुई 2003 में और उन्होंने मुझे बोला गो एंड मेक ए पिरामिड। लेकिन उस दिन मैंने उनका एक सत्र भी अटेंड किया था जिसमें उन्होंने ध्यान के विषय में बता रहे थे। तो कितना इंटेंसिव ध्यान करना है, कैसे करना है, जो उसकी टेक्निकलिटीज़ है बिल्कुल, वो मुझे पत्री जी से सीखने को मिली। और उसको जब पिरामिड के अंदर करना है, ये जब मैंने जाना तो मुझे उसका डिफरेंस बिल्कुल फील हुआ। एक मेडिटेशन को जब हम बाहर करते हैं और एक पिरामिड में करते हैं। उन्होंने मुझे बोला पत्री जी ने कि आप पिरामिड बनाइए। मेरे पास तो रिसोर्सेज थे नहीं और मुझे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था उस समय किसी भी, जैसे आज की डेट में इतने सारे मास्टर्स हैं, संस्था का इतना बड़ा नेटवर्क है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो लेकिन मैंने पिरामिड की जो एंगल्स हैं, उसकी पूरा ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के बारे में पूरा स्टडी किया था। तो मैंने खुद बैठ गया मैं अपने कारपेंटर के साथ कि मुझे तो इस तरीके से बनाना है और प्रयोग मैंने किया नॉन मैग्नेटिक बनाना है।
जिसमें कोई भी लोहा ना लगे। तो ऐसे वाइट वुड का बनाना है तो ऐसे मैंने रबर वुड को यूज़ किया, और उसके अंदर मैंने गोल्डन कलर किया। गोल्डन इज़ ए कलर ऑफ एनलाइटमेंट। गोल्डन कलर को देख के मेरे को अच्छा लगता है, जैसे कलर ऑफ एनलाइटमेंट बोलते हैं। तो मैंने तो अपने रूम का एक वॉल पे भी गोल्डन कराया हुआ है। तो वो मुझे एक गुरुजी मिले, कहने लगे देखो पिरामिड के अंदर गोल्डन पेंट करा दो, आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। फिर बाहर से हमने उस पर कॉपर शीट लगाई। अब वो 6x6 का पिरामिड बनाया और घर में मैंने रखा। तो एक बड़ा एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि घर में एक मैंने कोई नई चीज़ बनाई है, जिसकी मैंने किसी से चर्चा नहीं करी बाहर, किसी मतलब वो, लेकिन बना लिया। एंगल के हिसाब से उसमें दरवाज़ा भी रखा, खिड़की भी रखी, और कुछ पिरामिड डिवाइसेस भी नीचे रखे। चक्रास के बारे में भी पढ़ा मैंने बहुत डिटेल में, क्योंकि जब मैं हेल्थ प्रॉब्लम थी तो बेड रिडन था, तो उस समय पढ़ने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। तो आप अपना थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में हमें बताइए और आपकी उसकी हीलिंग के बारे में बताइए कि कैसे हुआ ये। तो जैसे मैंने बताया पूर्व में कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, और फिर नी में प्रॉब्लम हुआ, फिर स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ, फिर मैं गिर गया वॉशरूम में। तो स्पाइन, उसके बाद स्पाइन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बाहर गए, मुझे सर्जरी बताया। तो मैंने अल्टरनेटिव मेथड चुना, ये पिरामिड एनर्जी को। और जब मैंने घर का वास्तु चेक कराया तो उसमें मेरा घर का साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड था, नैऋत्य कोण जो हिंदी में बोलते हैं। तो वो नैऋत्य कोण बढ़ा होना था, 90 डिग्री होना चाहिए कायदे से सारे कॉर्नर्स, तो वो एक्सटेंडेड था। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, और बहुत सारी, मतलब यहाँ तक भी लिखा था कि आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो मैं बता रहा था कि मेरे मस्तिष्क में आया था, वाई आई एम लिविंग, इतना इतना कष्ट के साथ। ये सब चीज़ें जब मैंने जानी तो मैंने कहा कि पहले उसकी जड़ को ख़त्म किया जाए, वो एक्सटेंशन को ख़त्म किया जाए। तो मैंने उसको वर्चुअली 90 डिग्री किया। 90 डिग्री वर्चुअली करने का तात्पर्य यह है कि पिरामिड को ज़मीन में ऐसे लगाते हैं कि वहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन जाए और एक्सटेंडेड पोर्शन बाहर रह जाए। तो उसका सकारात्मक प्रभाव तुरंत देखने को मिला, और हेल्थ इश्यूज जो है वो रिकवरी होना शुरू होगी। और रिकवरी कैसे हुई? पैरेलली जो है वो मेडिटेशन शुरू किया। मेडिटेशन, जो मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी का इनफ्लो होना, वो भी अनुभव हुआ कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी का। और लिटरली जो है ये गॉड गिफ्टेड समझिए, या कहीं मुझे, जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ, आँख बंद करता हूँ, तो जैसे कोई पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है, वहाँ से वो एनर्जी फ्लो दिखने लगता है। तो वो सारी चीज़ें दिखना शुरू हुई। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमने लकड़ी का पिरामिड बनाया, तो शाम को जब मैं लौटता था, मेरी जो पेरेंटल बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का था, मैंने आपको बताया मैंने। हाँ जी। तो मैंने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली थी अपनी एजुकेशन के बाद। तो कंस्ट्रक्शन साइट से लौट के आने के बाद जैसे हम लोग पिरामिड में बैठते थे, मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट रहता था। मैं कोई और काम किया नहीं, पहले सीधा पिरामिड में जाके बैठ जाना। तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, हेडेक स्टार्ट हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैं आता हूँ साफ ठीक ठाक, और पिरामिड में बैठते ही जो है मेरे हेडेक हो जाता है। तो फिर मैंने उस समय पत्री जी से संपर्क नहीं हो पाया। वो तो बस एक बार मिले मुझे 2003 में, और उसके बाद वो मुझे 2014 में मिले, 11 वर्ष बाद। लेकिन पत्री जी की जो मैगजीन्स थी, स्पिरिचुअल इंडिया, और उस समय मैं रेगुलर पढ़ता था, और उस समय बेंगलोर में पिरामिड का भी निर्माण हो रहा था। तो इसलिए उनकी ऊर्जा से तो मेरा संपर्क बना रहा, लेकिन फिजिकल बॉडी से मेरा उस समय संपर्क नहीं हो पाया। तो मेरे को फिर एक गुरुजी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आप कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं तो बहुत सारे दिन में आपने कहीं शाउट किया होगा, गुस्सा किया होगा, कितने लोग ऐसे लोगों से आप मिल के आपको, आते हैं, तो आप नहा के इसके अंदर बैठिए। वो मैंने कहा, उन दिनों सर्दी भी बहुत थी जिन दिनों ये वाकया हुआ। तो मैंने कहा सर्दी में रात को आके नहाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, पिरामिड ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा। तो नहा के हम लोग पिरामिड में बैठने लगे, तो उसका मुझे डिफरेंस फील हुआ, वो हेडेक नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि पिरामिड की एनर्जी जो है वो हमारी जो भी एनर्जी होती है उसको एनहांस कर देती है, उसको मल्टीप्लाई करती है। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मेरे शुरुआत हुए।
मैंने किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं उसको विश्वास तब किया जब मैंने उनका प्रयोग किया। प्रयोग कर मैंने लिया। तभी से मेरी आदत पड़ गई कि जो भी लिखा है उसको पहले एक्सपेरिमेंट करो, इरिस्पेक्टिव कि उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, क्या चीज़ उसमें मेरा कितना टाइम लग रहा है। हाँ, तो एक पैशन जो है, एक जुनून उसी समय डेवलप हो गया। और ये जुनून तब पैदा हुआ जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं आज 22 साल हो गए, मेरे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल। इसके लिए आपने ध्यान कितना किया? ऐसा हमने सुना है कि आप घंटों-घंटों अपना उसी पिरामिड में रहते थे। जी, जी, वो रात को सोना भी उसी पिरामिड में होता था, उसके बारे में बताइए हमें। वो पिरामिड जो है मुझे एक जादू का पिटारा सा लगा। और उसमें बैठने के बाद जो है, जो मानसिक रूप से पॉजिटिविटी बढ़ी और एक हैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई। तो मुझे लगा कि बाहर बैठने से क्या ज़रूरी है, उसी के अंदर बैठो। और उसके अंदर भी बैठो तो मैंने उसमें लाइट नहीं लगाई थी। मेरे को ये था कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं लेके जाना है। तो मैं एक इमरजेंसी लाइट लेके अंदर उसमें जलाया था और बुक्स भी उसमें बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया कि टाइम पास करना है, कि मैक्सिमम टाइम पिरामिड के अंदर स्पेंड करना है। फिर मैंने फैमिली मेम्बर्स को, मेरे एक बेटी एक बेटा है, दोनों को मैंने मोटिवेट किया कि आप भी वो इमरजेंसी लाइट में खोल के किताबें पढ़ें। तो उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ। वो भी अपने कैरियर में जो जो उन्होंने चुना उसको उनको पूर्ति हुई। तो अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन कैसे शुरू हुआ और कब हुआ? 1988 में मेरी मैरिज हुई है। अच्छा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम उनका और नाम जान सकते हैं? हाँ, रुचि उनका नाम है, जी। रुचि अग्रवाल। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम को मैं कोई लॉजिकल कंसेप्ट लेके आता हूँ, फैमिली में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये करते हैं, तो वो हम लोग यूनानिमिटी पे होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि हम लोग। और दूसरा, वाइफ का एक काम और भी होता है कि वो अगर कोई हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गलत काम कर रहे हैं, तो वो उनको सही दिशा बता देते हैं। कई बार हमारे 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो जो शॉर्ट कमिंग्स होती है, मेरे को लगता है कि वो वाइफ के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा एक दूसरे एक के लिए दूसरे के पास हम जाते। लोग उनको दूर कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट जी। कमिंग्स होती है। वो साथ मुझे मिला। और ये पिरामिड एनर्जी के ऊपर जब मुझे मिला कि ये मुझे बनाना है, उस समय तो वो लगा कि घर वालों को पता नहीं क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे को बैठने के बाद उसमें पॉजिटिविटी बढ़ी, बच्चों के मेमोरी कंसंट्रेशन के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव है, उनको लाभ मिला। तो सब लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे इस मिशन में साथ हुए। तब मिशन कहाँ से आया ये भी है, मतलब मिशन भी डेवलप बाद में हुआ। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते करते लाइफ अपनी ऐसी जा रही थी कि मुझे मेडिटेशन में विजुलाइज हुआ कि एक पिरामिड कॉम्प्लेक्स विजुलाइज हुआ उसी लकड़ी के पिरामिड के अंदर। और मैं बड़ा वो रिपीटेड होता था, जिसमें मल्टीपल पिरामिड दिखते थे। पिरामिड के अंदर आग दिख रही है, पिरामिड के अंदर पानी दिख रहा है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये मुझे पिरामिड के अंदर एक तरीके से विजुलाइज होते थे। तो जिन गुरुजी ने मुझे बताया था कि आपको पिरामिड आपका लाइफ आपकी, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो लाइफ है, पास्ट लाइफ भी और करंट लाइफ भी, ये हो सकता है कि पिरामिड से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने पिरामिड बना लिया, आप इसमें बैठते हैं, आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। और पहले भी हमें डिवाइन मैसेज मिल चुका है। तो वो पत्री जी के द्वारा भी मिल गया कि आप पत्री जी ने बोला कि गो एंड मेक ए पिरामिड। के पिरामिड। और दूसरा, मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला था कि आप अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करें। और यहाँ पर जो है, ये पिरामिड के अंदर बैठ के आपको जो विजुअलाइजेशन हो रहा है, ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप आना है आपके। और सर्कमस्टेंसेस देखिए कि उसी दौरान मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने के बारे में मिला। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि एक विजन बोर्ड होता है और एक पैशन कार्ड होता है। तो आप एक कार्ड पे अपनी 5 अपनी विशेष लिखिए, डेली उसको पढ़िए, और एक विजन बोर्ड पे कोई चीज़ बना लीजिए। तो मैंने एक आर्टिस्ट से बात करके जो मुझे विजुलाइज हुआ, उसको मैंने एक पेपर पे ड्रॉ करा दिया।
तो वो देखा कि वो जो अगर आप लोग पिरामिड होम डिवाइन के नाम से जो देहरादून में एक मेडिटेशन सेंटर है, तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके का बना हुआ जो वो आर्टिस्ट ने बनाया था मेरे, उसको मैंने अपने ऑफिस में लगा लिया। क्योंकि मैं अगेन वो बोलता हूँ कि मैं एक बहुत मध्यम फैमिली से आया था, तो इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो कि बहुत फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन सपने भी साकार होते हैं, ये इसी एपिसोड से पता चलेगा। सपने भी साकार होते हैं जीवन में अगर हम लोग उसको ठान लें, और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग करें, और वो टेक्निक्स जो है पिरामिड के थ्रू रूट होती हैं। इसलिए मैं आज भी लोगों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि आप पिरामिड का प्रयोग करें। और मैं इस बात को उससे भी कोरिलेट करता हूँ कि पत्री जी ने क्यों आज से 40 साल पहले लोगों को बोला कि घर घर में पिरामिड बनाएं, पिरामिड बनाएं, पिरामिड बनाएं, क्योंकि वो एक साइंटिफिक नॉलेज है जो लोगों तक, आम जनमानस तक पहुँचे। वो ऐसा टूल है, ऐसा साधन है जो लोगों के पास पहुँचे। अगर कोई एक आदमी खर्च करके पिरामिड बनाता है तो 50 लोगों को उसका बेनिफिट होता है जिनके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे टूल का प्रयोग पत्री जी ने 40 साल पहले बताया था। उसको मैंने अपने जीवन में जब उतारा तो मुझे भी एक तरीके से लगा कि भगवान ने मुझे कोई ऐसे एक जादू का पिटारा दिया है। और इसी तरीके से वो विजुअलाइजेशन का जब मैंने 3D बनाया, और मैं रोज़ इसको देखता था कि ये मेरे लाइफ में आ गया है, ये मेरे लाइफ में आ गया। और उसके ऊपर भी मैंने फिर एक पिरामिड का एंगल ड्रॉ कर दिया। और पिरामिड का एंगल होता है 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड। ये इसका एग्जैक्ट एंगल है जो हमारे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। फाई की वैल्यू है 1.618। तो 1.618 से ये वैल्यू डिराइव हुई है 51 51 14। कई जगह पे 52 डिग्री बोलते हैं, कई जगह पे 51 52 बोलते हैं। तो लेकिन इसको जब मोस्ट साइंटिफिकली चेक किया गया तो 51 51 14 जो है वो परफेक्ट एंगल है, और उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे। अगर परफेक्ट एंगल है तो आपको जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसका अनुभव होता है, और अगर एंगल परफेक्ट नहीं है तो हमारे पास उसका इम्पैक्ट नहीं रहता क्या? ऐसा होता है कि जैसे आप रेडियो पे आप FM रेडियो खोलिए ना, वो 93.5 या वो किसी भी 4 पे आएगा तो थोड़ी वो आवाज़ गिर 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 करके आएगी। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आएगा तो वॉइस क्लियर आ जाएगी। पकड़ लेगा। तो 51 51 14 में ये पासवर्ड बोलता हूँ डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का। तो जहाँ पर भी 51 51 14 के एंगल का स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर सम ऑस्पिशियस एनर्जी का फ्लो चल रहा होगा। और अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, एनर्जी तो आ रही है लेकिन आपको वो उसका अनुभव उतना नहीं होगा, और आपको क्लैरिटी के साथ उसको आप रिसीव नहीं करेंगे। क्लैरिटी के साथ रिसीव नहीं करेंगे। अब जैसे मैं पिरामिड ऊर्जा को बोलता हूँ कि आप ऊर्जा में स्नान करेंगे। पिरामिड एनर्जी के अंदर जाना मीन्स ऊर्जा स्नान करना। वो गंगा में जाते हैं गंगा स्नान के लिए, पिरामिड में आइए पिरामिड स्नान, ऊर्जा स्नान के लिए। तो गंगा में पानी कभी कभी गंदा भी होता है और साफ पानी भी होता है। तो अगर वो थोड़ा सा डिग्री चेंज हो रखी है तो समझे हम गंदा पानी में स्नान कर रहे हैं। तो उसका मतलब हम किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। हमें आप अपने पिरामिड होम डिवाइन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि इसके निर्माण में सुना है कि आपने जो इवन लॉक्स भी लगाए हैं उसमें भी पिरामिड थे, तो आपने उसको पिरामिड को इतना ज़्यादा यूज़ किया है, थोड़ा और डिटेल में बताइए। जब मैं पत्री जी से मिला और पिरामिड हमने घर में बना लिया 6 बाय 6 का, उसमें विजुअलाइजेशन हुआ पिरामिड का। तो जैसे जब हम ब्रह्मांड में अपने थॉट्स को डालते हैं तो वो तथास्तु होकर लौट के आते हैं। और हमने न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप डालेंगे वो लौट के वापस आती है। तो मैंने अपने थॉट्स डाले कि मेरे पास इतने संसाधन हो जाए कि ये जो मुझे विजुअलाइज हो रहा है, अगर ये भगवान मुझे दिखा रहा है और कोई पर्पज़ होगा दिखाने का, नहीं तो मुझे नहीं दिखाते। और मुझे दिखा रहे हैं तो ये मेरे जीवन में आना चाहिए, और जीवन में आना चाहिए तो उसके संसाधन भी उत्पन्न होने चाहिए। तो वो उसी समय मेरे एक मित्र मिले और जिन्होंने मुझे वो एक जगह दिखाई, और जगह उन्होंने वैसे ही दिखाई, मतलब पिरामिड के पर्पज़ के लिए नहीं दिखाई।
और मैं जैसे ही उस जगह पे गया तो एक्चुअल में मेरी डॉटर एक स्कूल है होप टाउन गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पर पढ़ती थी। तो वहाँ के मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि स्कूल के बगल में एक जगह बहुत अच्छी है, आप भी एक स्कूल का निर्माण करें। हाँ। तो मैंने कहा जी स्कूल का निर्माण तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ। तो मैं जैसे ही उस जगह में पहुँचा और गाड़ी से उतर के उसमें कदम रखा, तो मुझे ऐसा लगा कोई एनर्जी मुझे खींच रही है और वो थोड़ा सा जगह स्लोप में है। तो मैं एकदम से उस पर भागते हुए चला गया, जैसे कि मुझे किसी ने एकदम से खींच लिया हो। और वो उस जगह के लगभग सेंटर में जाके मैं रुका, इतने स्पीड से मैं भागा वहाँ पर। वहाँ बैठ के मुझे जैसे सांस फूलने लगी, तो मैं थोड़ा सा सांस को कंट्रोल किया, आंखें बंद करी, तो मुझे वो चीज़ विजुलाइज हुई वहाँ पर पिरामिड का। तो सडनली मेरे माइंड में आया कि ये जगह मुझे इस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हम लोग यहाँ पर पिरामिड निर्माण कर सकते हैं। तो मैं फिर वो अपने एक और गुरुजी शहर में थे हरिद्वार में, जिन्होंने मुझे पहले भी बताया था कुछ, मैं उनको लेके आया। वो डाउजिंग करते थे, रॉड से ऐसे डाउजिंग करते थे। तो उन्होंने उसको डाउजिंग किया जगह को, कहने लगे सतीश जी आप सही सोच रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर आपको पिरामिड का निर्माण करना है। तो मेरे मन में ये था कि एक छोटा सा पिरामिड बनाएंगे और उसमें लोग आएंगे और लोगों के मन में परिवर्तन होगा, पॉजिटिव थॉट्स होगा। तो सिर्फ यही पर्पस था, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना और उसका फिर उस तरीके से उसका यूज़ करना, ये मेरे माइंड में नहीं था। एवरी डे, क्योंकि हम लोग डेली ध्यान करने वाले हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, तो डेली विजुअलाइजेशन भी डिफरेंट हो रहा था। पिरामिड होम डिवाइन के लिए जो लैंड के हमें प्राप्त हुई, तो उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने वहाँ पर अपनी एक थॉट जो है पिरामिड के अंदर रखा, और कि मेरे पास रिसोर्सेज जनरेट हो गए। अब वो जगह आ गई, तो वहाँ पर फिर मैंने स्टार्टिंग किया कि वहाँ गौशाला से स्टार्ट किया उसको, और फिर वो ऐसे ही रूटीन में रहा, क्योंकि मेरे पास जितना था वो सब लैंड लेने में लगा दिया। अब आगे मेरे को क्या करना है मुझे कुछ पता ही नहीं था, और सिर्फ ये था कि वहाँ पिरामिड बनाना है मुझे। मेडिटेशन मैं करता ही था, तो मैंने फिर क्या किया, वहाँ पर एक पेड़ को चुना वहाँ पर। और मेरा एक और विषय है जिस पे मैं बहुत काम करता हूँ, वो है प्रकृति से संवाद में बोलता हूँ, कम्युनिकेशन विद नेचर। पेड़ के फूलों से बात करना। और तो मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करता था कि यहाँ जो भी कुछ बने। उसी समय एक थॉट आया कि इसको हम लोग एक समाज में मैं दिल्ली देखता था, क्यों देहरादून जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल्स का और बहुत सारे जगह का स्कूलों का एक गढ़ माना जाता है। तो उन्हीं दिनों कोई खबर अखबार में आई कि कोई ऐसे दूर के स्कूल में जो है कोई गलत काम हो गया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये तो हम लोग क्या अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं कि गलत काम जाके स्कूलों में, हॉस्टल्स में या ऐसा काम करते हैं। तो अपराधहीन समाज होना चाहिए, क्राइम फ्री सोसाइटी। तो पत्री जी का मैं कुछ जो स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन्स आती थी, तो वही मेरे को उन दिनों पढ़ने को मिलती थी। 2003 से 2014 तक तो वो मेरे संपर्क में नहीं रहे, लेकिन मैगजीन्स के माध्यम से वो रेगुलर मैं उसका सब्सक्रिप्शन लेता था। तो उसके माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे मन के थॉट्स को हम कैसे बदल सकते हैं सकारात्मक पर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि लोग यहाँ आए और चेंज होके जाए। तो उसका नाम फिर हमने रखा स्ट्रेट सेंटर फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेट वर्ड जो है मुझे फिर एक गुरुजी ने दिया, कहने लगे कि देखो कोई दाएं बाएं नहीं करना है, सीधा जो है यहाँ पर आए और ध्यान करें, पिरामिड ऊर्जा का स्नान लें, आपके मन में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो वो सेंटर इस तरीके से मैंने उसकी कल्पना करी और अपराधहीन समाज के निर्माण के लिए। और चूँकि मैं सोशली में उन दिनों नागरिक सुरक्षा संगठन जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, तो उन दिनों मैं डिप्टी चीफ वार्डन होता था। आज के दिन में तो मैं चीफ वार्डन हूँ, 2015 में मैं चीफ वार्डन बन गया था। तो 95 से मैं डिप्टी चीफ वार्डन रहा। तो
वहाँ पर भी हमें सर्वभूत हिते रता, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। और सड़क पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है और किसी को ठोकर लगती है तो वो हमारे साथी हैं या हमारे अपने संस्कार होते हैं कि किसी और को ठोकर ना लगे, पहले उस पत्थर को उठा के किनारे करना है। तो ये एक बेसिक जो शिक्षा हम लोगों को मिली है। तो सेवा भाव बहुत था और ध्यान का एक एक्स्ट्रा हमें डोज मिल गई, तो मेरे राह जो है आसान होती चली गई। और मैंने पहली बार जो है वहाँ पर 2010 में, ये जगह मैंने प्राप्त करी थी 2006 में, 2010 में मैंने पहली एक दीवार वहाँ पर बनाना शुरू करी। मैंने जैसा पढ़ा था और अनुभव भी किया कि पिरामिड की ऊर्जा नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में सबसे ज़्यादा काम करती है। मतलब पिरामिड की कोई भी एक जो साइड है, जैसे 4 उसकी साइडें होती हैं, तो वो कोई भी एक साइड जो है नॉर्थ साउथ के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने कहा इस इतने बड़े एरिया में, ये जगह करीब 2.5 एकड़ के करीब जगह थी, तो मैंने एक वहाँ पर दीवार बनाई नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में, उसके पैरेलल सारी बिल्डिंग बनाने की परिकल्पना करी कि ऐसे हम लोग बिल्डिंग को बनाते जाएंगे। तो एक पिरामिड हमने वहाँ पर बनाया, वहाँ पर जो कि एक पुराना, जहाँ पर कोई खंडर नुमा कुछ स्ट्रक्चर था, तो उसको हमने रीडिज़ाइन कर दिया और 39 फीट बाय 39 का एक पिरामिड डेवलप करना शुरू किया। और सबसे पहले उसी को बनाया और उसके बाद हमने नीचे हमने गौशाला हमने पहले बना दी थी। और गौशाला बनाने के बाद एक वहाँ पर पिरामिड टेम्पल हम लोगों ने कल्पना करी कि पिरामिड टेम्पल बनना है। तो वहाँ पर वो उसका विजुअलाइजेशन में, जैसे मैं बता रहा था कि मुझे अग्नि दिखाई दी पिरामिड के अंदर, पानी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो पंच तत्व मुझे दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया कि मिट्टी का पिरामिड बनाना शुरू किया। मिट्टी का ऐसे स्लोप को जो है, मुझे ये फार्मूला पता चल गया था 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड का, तो मैंने कहा इस मिट्टी को भी इसी लेवल, इसी तरीके से होल्ड करते हैं 51 डिग्री 51 मिनट वाला। तो वहाँ पर एक छोटा मैंने करीब 18 फीट बाय 18 फीट का, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारा पिरामिडिकल में, मैंने देखा वो 369 के मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो वो 18 बाय 18 का टेम्पल बनाया हमने और उसकी छत के ऊपर भी पिरामिडिकल वो बनाया। फिर वो मल्टी लेयर में हमने उस टेम्पल को बनाने की कोशिश करी एज ए पार्ट ऑफ माय पिरामिड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि पिरामिड के ऊपर पिरामिड के ऊपर पिरामिड के ऊपर पिरामिड के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रिड फॉर्मेशन होती है, वर्टिकल ग्रिड फॉर्मेशन, जिससे कि एनर्जी का चैनल होना शुरू होता है। उस टेम्पल में मैंने कहा कि अगर हम एक सिंगल व्यक्ति का बनाएंगे वो वर्टिकल ग्रिड, तो उससे ज़्यादा कि ज़्यादा लोगों के लिए बनाए, तो वो टेम्पल एक अलग पार्ट है। और जो मेन पिरामिड है बना हुआ है, जिसमें हम लोग मेडिटेशन कराते हैं, उसमें किंग चेम्बर भी बना हुआ है, उसका नाम मणि द्वीपम पिरामिड है। और जो आपके ऑफिस के ऊपर है जहाँ पे, जी जी, जो एक अलग से बनाया हुआ, जो ऑफिस नीचे बना हुआ है, वो उसको हम लोग क्वीन चेम्बर बोलते हैं। वो मैं अभी इस विषय में बताऊंगा आपको। तो जो सबसे पहले बना वो पिरामिड टेम्पल बना, गौशाला बनी, और एक ये वाला मणि द्वीपम पिरामिड बना। ये तीनों एक चीज एक साथ स्टार्ट हुई और इसी में हम लोग ध्यान वगैरह शुरू कर दिया था हम लोगों ने। बाद में जो है एक गुरुजी आए, तो उन्होंने बोला कि आप जो पिरामिड टेम्पल है उसमें गणेश जी की, उसी दौरान क्या हुआ कि हम लोग खुदाई कर रहे थे वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के लिए, तो वहाँ से एक मुझे एक शिला मिली जो बिल्कुल गणेश जी रूपी थी, तो उसको मैंने उस टेम्पल में ले जाके रख दिया। तो उन्हीं दिनों कोई महात्मा जी आए, क्योंकि जब निर्माण हो रहा था बहुत सारी दिव्य आत्माएं फिजिकल फॉर्म में भी आती थी और एस्ट्रल फॉर्म में भी वहाँ आती थी। तो उन्होंने बोला कि जी आप यहाँ दुर्गा माता की स्टैचू लगाइए। तो मैंने कहा कि चलो एक ध्यान के लिए तो ऊपर बन ही रहा है, यहाँ पर कई कई लोग ऐसे आते हैं जो पूजा पाठ में भी विश्वास रखेंगे, तो इसको हम लोग एज ए टेम्पल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक दुर्गा माता की फ़ोटो लगाई, मूर्ति लगाई, और वो गणेश जी जो शिला रूपी थे उनको भी स्थापित किया, एक हनुमान जी को लगा दिया। तो उन्हीं दिनों एक मेरी डॉटर आ रही थी, अपने आर्किटेक्चर पूरा करके वापस लौट रही थी, उसने चंडीगढ़ से आर्किटेक्ट किया, उसका नाम सुभावी है।
तो मेरा वो प्रोजेक्ट कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। जो चीज़ें दिख रही थी तो मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट से डिस्कस किया, लेकिन वो मुझे कोई अपील नहीं कर रहा था और कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि मैं जो चाह रहा था वो चीज़ उसको ला नहीं पा रहे थे। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि तुमने आर्किटेक्चर पूरा कर लिया है और अब आप, ये प्रोजेक्ट आपका है, अच्छा होगा तो भी अपना है, ख़राब होगा तो भी अपना है, तो इसको डिज़ाइन करो, मेरे थॉट की तुम ड्राइंग बना के दो जो मेरे थॉट में आ रहा है। तो वो उसने डेली वो उसके सेक्शंस बना के देती थी, डिफरेंट एंगल्स के, डिफरेंट लेवल्स के, कहाँ कैसे करना है। तो वो टेम्पल भी बन गया, फिर वो पिरामिड भी बन गया, लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई और आगे की डिज़ाइन पार्ट में ही चलते रहे। तो ऐसे करते करते 2014 आ गया और 2014 में ऋषिकेश में एक कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग का, उसमें पत्री जी आए। तो उनका देहरादून आगमन हुआ किसी कार्यक्रम में। देहरादून में एक संस्था है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, उस संस्था में उनका एक कार्यक्रम था और उसमें वो US से एक मास्टर आई थी, जूडी सटोरी जी। तो मुझे किसी ने बोला कि अगर हमारे ही PSSM से हमारे मलेश्वर राव साहब जी, तो ये वहाँ पर हमारे पास एक दिन आए कि देखो स्वामी जी बोला उन्होंने मुझे कि जी आप ये बना रहे हैं, किसकी प्रेरणा से बना रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे मुझे स्वामी जी मिले थे, गुरु जी सफ़ेद दाढ़ी वाले, और वो उन्होंने बताया था मुझे। तो कहने लगे वो तो हमारी संस्था के हैं, मैं उन्हीं संस्था से बिलोंग करता हूँ, मैं भी हैदराबाद से आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा, मैं तो रोज़ आपका यहाँ से देखता रहता हूँ ऊपर से। और हमारा वो गेट बंद रखते थे हम लोग उसका, तो कहने लगे जी आप इसका गेट खोल दीजिए ताकि लोग इसको आए देखें। तो मैंने कहा जी मेरी बड़ी इच्छा है, पत्री जी से कभी मिले, मैं तो एक ही बार मिला हूँ और उनकी प्रेरणा से पहले मैंने छोटा बनाया, अब बड़ा बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, और कॉन्फिडेंस की बात है, वो तो नेक्स्ट वीक यहाँ आ रहे हैं। तो मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद जैसे मैंने उनको, मैं संकोचवश उनके पास स्टेज तक गया, थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा था कि गुरुजी के पास एकदम से मैं जा रहा हूँ बताने के लिए। तो बड़े खुश हुए, तो कहने लगे चलो वहाँ आपके पास सुबह हम लोग वहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पर आए वो अगले दिन सुबह, और PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के काफ़ी और जो वॉलेंटियर्स थे या मास्टर्स थे वो लोग भी वहाँ पर आए और किंग चैम्बर बन चुका था, लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई थी और बाकी कुछ भी नहीं बना हुआ था। सिर्फ एक हमारा डाइनिंग हॉल बना हुआ था और वो टेम्पल बना हुआ था। तो गुरुजी के साथ बैठ के वहाँ पर ध्यान करने लगे तो वो भजन गाने लगे। पहले तो उन्होंने भजन गाया, फिर बांसुरी बजाई। जैसे कुछ लाइफ के मोमेंट्स होते हैं जो जीवन में कभी भूल नहीं सकते, तो वो मेरा एक मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो उस समय मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और पत्री जी गाए जा रहे थे, फ्लूट बजाए जा रहे थे और ध्यान में हम लोग बैठे हुए थे। तो उस समय उसके बाद बाहर आए, फिर डाइनिंग हॉल में आए, फिर वो मेडिटेशन का जो सबसे बेस्ट अनुभव होगा ना, तो शायद वो उसी दिन रहा होगा जब गुरुजी के साथ पहला मेडिटेशन किया। और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने बोला स्वामी जी इसमें क्या क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पर ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। तो मैंने कहा अभी तो मैं 4 साल से सिर्फ इतना ही बना पाया हूँ। 2010 में शुरू किया, 14 आ गया, 4 साल में इतना ही बना पाया हूँ, 40% के करीब। तो कहने लगे ठीक है जी, दिसंबर में हम आते हैं, गीता जयंती है, इसको हम पूरा करा इनॉग्रेशन करेंगे। अब मैं और घबरा गया। मैंने कहा जी गुरुजी अब 8-9 महीने 10 महीने बचे हैं, इसमें कैसे पूरा हो जाएगा? 4 साल में तो 40% किया, कहाँ से ये पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक बन जाएगा, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाएगा, ऑफिस बन जाएगा, फिनिशेस कैसे हो जाएंगी, लैंडस्केप कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, डेट फिक्स करो। तो मैं जो सबसे, और गुरुजी के बाद जो सबसे पुण्य आत्मा जिनको मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ याद करके, हमारे मित्र DLN शास्त्री जी, वो वहीं पर थे। तो उन्होंने उनको बोला कि शास्त्री जी आप इनका एक काम संभालो, देखो कि ये 2 तारीख तक ये काम पूरा हो जाए। तो उन्होंने एज ए मोटिवेटर मेरे साथ एवरी डे की रिपोर्ट लेना शुरू कर दी। एवरी डे मुझे शास्त्री सर
गाइड फोन करने करते लगे कि थे। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ये करो। और वो पीछे से चले, इनॉग्रेशन की डेट से शुरू हो गए वो, इनॉग्रेशन में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अब मेरे ऊपर तो ये बात आ गई कि अब इनॉग्रेशन की सब तैयारी हो गई है, तो ये कार्य पूरा करना है। तो ब्रह्मांड में हमने कोई थॉट डाला है और कैसे उसकी पूर्ति होती है, ये इस बात से पता चला कि मेरे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे थे, उस सडनली उनमें ब्रेक लग गई। मतलब कैसे कारण बनता है, वो किसी न किसी कारण से रुक गए। सारे रुक गए। अब मैंने सोचा कि मैं मैन पावर जो मेरे पास है ये कहाँ जाएगी। तो कोई नहीं, अपना प्रोजेक्ट तो चल रहा है, वो सारी मैन पावर जो है वो वहाँ वहाँ लगा शिफ्ट कर दी। अब वो कोई प्रोजेक्ट बाद में धीरे धीरे चले, पूरे हुए। अब मेरे कई जगह पे फंड्स ब्लॉक थे, वो तुरंत रिलीज होना शुरू हो गए। तो वो नेक्स्ट 10 महीने में फंड्स का फ्लो भी हुआ, मैन पावर भी मिली, नए नए थॉट्स भी डेवलप हुए, नई आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी डेवलप हुई। उस समय मेरे फैमिली मेंबर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला, मेरा नेफ्यू था उस समय, नेफ्यू है मेरा विशाल अग्रवाल, वो मेरे साथ कंस्ट्रक्शन लाइन में जुड़ा हुआ था। तो उसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया उसको बनाने में। और बहुत सारे मेरा एक नेफ्यू और है, वो आर्किटेक्ट है, उसने भी कुछ सपोर्ट किया। ऐसे मेरी डॉटर आर्किटेक्ट है, तो उसके प्रोफेसर जो कॉलेज में प्रोफेसर थे उन्होंने सपोर्ट किया। चारों तरफ से फिर आपको मेरे मदद जो मिलनी शुरू डॉटर हो जो गई। है वो उसके ऊपर इतना बर्डन हो गया था काम का, क्योंकि वो मटेरियल को प्रोक्योर करना, सिलेक्शन करना, लगाना। तो उसने अपने कुलीग्स जो उसके साथ के आर्किटेक्ट्स फ्रेंड थे उनको भी लगा दिया कि चलो तुम इसका देखो, तुम इसका देखो, तुम इसका देखो। और मैंने देखा वो पूरी टीम ऐसे डेवलप हो गई। ये सब नेचर ने कराया, मतलब नेचर ने इस तरीके से, कुदरत अपने आप आपका मतलब सपोर्ट इधर देना टीम बन शुरू हो गई है, जाती ड्राइंग है। में मेरे को कोई डिले नहीं हो रहा है, उधर मेरे पास मैन पावर आ गई है, उधर फंड का फ्लो हो गया है। और वो जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ 2 दिसंबर 2014 को, तो वो फुली कंप्लीट था उस समय इनॉग्रेशन के लिए। तो एक चीज़ अनुभव हुआ उसी दिन कि इतने सालों मतलब 2006 से 14 तक 8 वर्ष वो जगह हमारे पास थी, वहाँ कभी मोर नहीं आए। जो घटना एक और याद आती है, तो वो उस दिन पत्री जी ने इनॉग्रेशन के समय मेडिटेशन जब कराया और फ्लूट बजाई, तो वो मोर आके, मोर की आवाज़ भी आज भी वो रिकॉर्डिंग में आती है हमारी। आती है, हमने खुद सुनी है। आपने भी सुनी है ना? हम भी वहीं थे जी जी। उस दिन जब रिकॉर्डिंग में बांसुरी के पीछे आवाज आ रही थी, पति जी के पीछे। तो वो ये एक चमत्कारिक, तो ये इन ऊर्जाओं से जो मैं संवाद की बात करता हूँ कि हम हर समय संवाद की स्थिति में रहते हैं, तो जो पत्री जी की जो फ्लूट के ऊपर भी मैं कई बार सोच विचार किया कि जो बांसुरी बज रही है और उसके अंदर जो उनके अंदर थॉट है, वो उस म्यूजिक के माध्यम से, उस सब म्यूजिक के साउंड के माध्यम से बाहर आ रही है। और वो साउंड जो है, वो साउंड वाइब्रेशन उस पूरी चारों तरफ फैल रही है, जिसमें वो फूल पत्ती भी हो सकते हैं, तितलियां भी हो सकती हैं, वो मोर भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, सब जगह में एक सेम प्लेटफॉर्म पे वो आ जाते हैं। तो सेम प्लेटफॉर्म पे आने को मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ जाना जिसमें डिवाइन एनर्जी का यूनिवर्सल फ्लो हो, पूरा फ्लो एक जैसा हो सकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कोई भी हो, किसी भी सभी चीज को एक फ्रीक्वेंसी में करना है, एक सिंगल ग्रिड में लेके आना है। तो उस समय वो बांसुरी वादन बहुत अच्छा काम करता है। अब वो बांसुरी वादन विशेषकर पत्री जी के द्वारा किया हुआ, तो उनकी अपनी वाइब्रेशन, अपने थॉट है। मैंने एक और विचार किया इसमें कि आज भी हम लोग बहुत सारे बांसुरी वादक हैं, सब लोग करते हैं, सभी से ऊर्जा का फ्लो होता है। अगर उसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट का इनपुट डाल दें और एक वो संकल्प डाल दें कि ये जो पर्पज है हम यूनिवर्सल हार्मोनी के लिए कर रहे हैं, आप एक अपराधहीन समाज के लिए कर रहे हैं, या हम, तो वो सारी पूरी कायनात उसी के पीछे लग जाएगी काम करने के लिए, जो थॉट डालेंगे। कभी भी कोई भी अच्छा काम होता है तो कायनात उसके साथ चलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुभव जो है उसमें हुए। तो फिर उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद तो मैं फिर एक रेगुलर PSSM के कार्यकर्ता के रूप में हूँ मैं आज की डेट में। तो मैं कार्यकर्ता ही बोलता हूँ
कि कर्म करे जाओ, और गुरुजी ने सिखाया कि जो है कर्म करना जो है वो सबसे बड़ा कर्म योग है। करने में अपना 100% कर्म दे योग दो। जो है, हाँ, कर्म योग और ध्यान योग को उन्होंने साथ जोड़ा, साथ में सेवा को जोड़ा। सेवा को जोड़ा। तो ये कर्म को, सेवा को और ध्यान को, कॉम्बिनेशन को मुझे मैं पत्री जी की सबसे बड़ी देन अपने जीवन में मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इन तीनों का योग सिखाया। तो आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन हुई उसमें आपके जीवन का जो, जैसे कि आत्मा की प्रोग्रेस में क्या इफेक्ट आया आपका? कोई चेंजेस आपको आए पहले से और अब में? इससे बड़ा परिवर्तन जीवन में नहीं हो सकता है। मैं तो 22 वर्ष से ही, जब से ध्यान में आया हूँ, वो परिवर्तन अनुभव किया। और मैं कई बार बहुत सीनियर मास्टर्स जो हमारे यहाँ रेगुलर आते रहते थे, उनसे सुना कि सोल वॉक इन और वॉकआउट हो जाती है। तो मुझे तो ऐसी लगा कि मेरी पुरानी सोल तो चली गई। तो एक नई सोल ने जन्म लिया, और 360 डिग्री में बोलता हूँ, तो 360 डिग्री मेरा जीवन में परिवर्तन आया। पिरामिड होम डिवाइन में एक हमने स्टैचू बनाई हुई है जिसमें 360 बाल हैं उसके। अच्छा। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जो हर समय काम कर रही है। तो उस स्टैचू से मतलब ये निकाला 360 बाल है, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री वो ऊर्जा काम कर रही है। उसके 5 मुख हैं, पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। 3 पूंछ है उसकी, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल। और उसके 16 पैर हैं, यानी 8 पेयर। 8 पेयर को अगर हम हिंदी से उस तरीके से देखें तो समय के अनुसार 8 प्रहर होते हैं। तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 24 घंटे में। तो वो जो उस मूर्ति के पैर हैं वो टाइम है, समझ लीजिए, प्रहर है। और 100 हाथ हैं। तो एक ऐसी ऊर्जा जो 360 डिग्री पांचों तत्व में, तीनों इमोशनल लेवल में, और हर समय 100 हाथों के साथ मानवता की सेवा करे। तो वो जो शक्ति है उसको मैं ध्यान बोलता हूँ, वो एक ध्यान शक्ति है। तो 360 डिग्री जो है हर समय चल रही है। तो मुझे लगा कि वो शक्ति जो है ने आके मेरे अंदर भी 360 डिग्री परिवर्तन करा है। जो मैं पहला था वो आज नहीं है। और वो परिवर्तन होना तो जीवन का सबसे बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। और जब हमें और अपने अंदर चेंज लाना, तो मैंने, और उसको एक्सेप्ट करना, तो बहुत सारे चेंजेस के दौरान बहुत सारे स्ट्रगलिंग होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करते जाओ। वो एक्सेप्ट करते गए चेंजेस को और लेके आते रहे। तो वो परिवर्तन के दौरान बहुत सारे लोगों का साथ मिला और बहुत सारे लोगों का साथ छूटा। हाँ, तो जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनका छूट गया। मतलब कुछ ऐसे लोग जो सुबह शाम बैठ के हमारे साथ चाय भी पीते थे और रोज मिलने आते थे, ऑफिस में भी मिलने आ रहे हैं, घर पर भी मिलने आ रहे हैं, ऐसे लोगों का भी साथ छूट गया। और वो मैं जब शुरू में एक अनुभव हुआ मुझे कि साथ छूट गया, तो मैं अपने आप को बड़ा लोनली फील करने लगा, आइसोलेट फील करने लगा। तब मैंने गुरुजी से पूछा फिर, तो उन्होंने कहा कि देखो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि आपको आपके साथ कोई वो रहेगा नहीं जिसको आपकी जरूरत है। वो मतलब वो ये वाली चीज जो आपके एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके साथ मेडिटेटर्स ही जुड़ेंगे। जिसके अंदर अपनी सेल्फिशनेस होगी, हाँ, वो चला जाएगा। तो वो ऐसे सारे लोग चले गए। और वो मैं ये सोचता हूँ कि बचपन से ये भी था मेरे पास, जो मैं बता रहा था कि सिगरेट पीने वाला मेरे पास नहीं बैठ पाता था, या गाली गलौज वाला नहीं बैठ पाते थे। अब वो जो ध्यान वाले ही लोग बात करते हैं, वो ध्यान वाले ही लोग मेरे पास रहते हैं जी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि साम दाम धन भेद सब लगते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है वो बोला जाता, वैसे तो कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है इट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल आर्ट्स, ये सबसे अच्छा आर्ट है। लेकिन और कंस्ट्रक्शन मैंने सृजन भी है। तो मैंने शायद वो फिजिकल फॉर्मेशन जो कंस्ट्रक्शन था वो चीज़ को छोड़ के नए कंस्ट्रक्शन में आ गया हूँ, नए सृजन उसमें आ गया हूँ कि किस तरीके से पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन किया जाए, लोगों के माइंड को कंस्ट्रक्ट किया जाए। आप अपने जो आत्मा का सृजन है उस कंस्ट्रक्शन में चले गए। आपने अपना भी किया
और लोगों को भी करने में सहायता मिल जी रही है जी इससे। जी। ये मैं खुशनसीब हूँ। मैं लगता है कि नियति ने या भगवान ने मेरे को ऐसे गुरुजन दिए जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। और गुरुजी ने एक बात और सिखाई थी, पत्री जी ने, कि जैसे वो बोलते थे सबको मास्टर बनो, पहले दिन से ही मास्टर बनो, शिष्य मत बनो, या कुछ भी सीखा है तुरंत सिखाओ। तो वही चीज़ मैंने देखा कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। अगर खुद सीखना है तो पहले सिखाना शुरू कर दो। तो वो मैंने शुरुआत करी और मेरा पैशन है। आज की डेट में भी मैं स्कूल टाइम में असेंबली में जाता हूँ और जो मेरे मन में आया था अपराधहीन समाज होना, बच्चों में किस तरीके से संस्कार देना, तो उन बच्चों को हम लोग स्कूल बसेज में लोग हमारे उस पिरामिड होम डिवाइन जो एक सेंटर बना जिसका मैंने नाम दिया था स्टेट सेंटर फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ ध्यान के लिए बच्चे लोग आते हैं, पेड़ों से बात करने के लिए आते हैं। हम पेड़ों से बात करना, वहाँ गौशाला है तो गायों से बात करना, और 5 तत्वों से बात करना, पृथ्वी से भी बात करना, जल से भी बात करना, और उन 5 तत्वों से के साथ ध्यान करना। तो ये बच्चों को वैज्ञानिक आधार पे बताना शुरू किया। बच्चे लोग पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मैं एक स्कूल में गया, करीब वहाँ 200 लोगों का असेंबली था। तो वो एक बच्चे बोले कि ये तो सर आप ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं, ये तो सब बड़े बुजुर्गों का काम है और संन्यास के बाद का काम है। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने फिजिक्स पढ़ी है, साइंस के बारे में जानते हैं सारे, न्यूटन्स लॉ के बारे में जानते हैं, एनर्जी फ्लो के बारे में जानते हैं, वो सब कह लेंगे हाँ जानते हैं। और चांस की बात है कि उन्हीं दिनों हमारे शहर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति। तो हमारे घर के पास मेन रोड है और हमारे घर से थोड़ी दूर पे राष्ट्रपति आशियाना है जहाँ पर प्रेसिडेंट को ठहरा जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भी रहते हैं। तो वो सड़क पे से स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया, बैरियर को हटा दिया गया, सड़क को पूरा कारपेट कर दिया गया नया दोबारा से, मतलब नई बिटुमिन कारपेट, और पेड़ों पे भी पेंट कर दिया जाए झाड़। मैंने कहा इतनी सुंदर सड़क बन गई है। तो ऐसे मेडिटेशन में मैंने ध्यान आया कि अरे ये जो राष्ट्रपति जी है हमारे महामहिम, ये तो ऑस्पिशियस है, सुप्रीम एनर्जी है हमारे देश की इस समय, वो आ रहे हैं तो उनका वेलकम होने के लिए हो रहा है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा देखो अभी राष्ट्रपति आए थे, ऐसा हुआ था ना? हाँ हाँ हुआ था। मैंने कहा कि जैसे कितने तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो एक बोला कि जी पानी होता है, एक बोला हवा होता है, एक बोला कि नीचे से निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं। तो मैंने कहा नहीं देखो कुछ और भी होता है। एक बच्चा खड़े होके बोला कि कॉस्मिक एनर्जी। मेरे को बड़ा दंग रह गया। मैंने कहा इतने बच्चे ने बता दिया कॉस्मिक एनर्जी, जहाँ बड़े भी नहीं बता पाते। तो वो मैंने पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे कि मेरे पेरेंट्स जो है मेडिटेशन करते हैं, तो उनसे मुझे पता चला। तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हर समय रहे, और वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमारे रिसेप्टर खुले नहीं है। तो उस बच्चे को जब बताया, मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे रिसेप्टर है और इस एनर्जी को आपको अंदर लेके जाएंगे तो ये एनर्जी अंदर जाके आपके मेमोरी कंसंट्रेशन को शार्प करेगी। आप एक्सपेरिमेंट कर लो, जो लेसन आपको अभी याद नहीं हो रहा है, आप 10 दिन आप मेडिटेशन करें, उसके बाद देखेंगे आपको ये लेसन याद हो जाएगा। तो अंदर अब जब वो एनर्जी जा रही है, वो ऑस्पिशियस एनर्जी है, तो उसको अंदर का रास्ता पैसेज जो है वो साफ सुथरा मिलना चाहिए। उसमें बैरियर नहीं होने चाहिए, उसमें पानी कीचड़ नहीं होना चाहिए, उसमें झाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पीड ब्रेकर आराम से फ्लो में जाए। तो वो जैसे राष्ट्रपति के आने के लिए साफ सफाई हुई, ऐसे उस ऑस्पिशियस एनर्जी के लिए साफ सफाई करनी है आपको, क्लींजिंग करना है। इसको समझ आ गई। तो ये लॉजिक से उनको एकदम से समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक यूनिट टेस्ट मैंने एक टीचर से लिए कि नंबर बताओ इतने बच्चों के क्या आए हैं। फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा उन्हीं बच्चों के नंबर चेक करे तो बहुत अच्छे नंबर आए बच्चों के। तो ये कुछ पार्ट ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैंने लाइव करे। तो देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। 360 डिग्री से बात करते करते मेरे जीवन में परिवर्तन आया। अपनी आंतरिक प्रेरणा के साथ हम कार्य कर सकते हैं अगर हम अपने उसमें 100% दें। तो हमारी अपनी ऊर्जाओं को एक ही क्षेत्र पे इकट्ठा करके अगर हम वो कार्य करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तो बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए, तो हम अगले आपका इंतज़ार करेंगे अगले भाग में।
तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगली बार। जी धन्यवाद। 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 मेरा सौभाग्य है, आप खुद ही इतनी बड़ी मास्टर हैं और आपके साथ अपने अनुभव को शेयर करना ईश्वर से शेयर करने के बराबर है। ओह हम सब मास्टर्स हैं, यही तो पत्री जी ने हमें दिया है। तो अगले भाग में फिर मिलते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने बहुत कम सुना है, ये उनके जीवन के परिवर्तन की एक आधारशिला है। अब उनके अनुभवों से हमें क्या मिलता है, कैसे उन्होंने अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को दिया, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कैसे जैसे अभी हम सुन रहे थे कि बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए भाग 2 में सतीश अग्रवाल जी की आत्मा की यात्रा में। तब तक के लिए आपके लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आप सब। जो अभी क्या है, टीवी पे जो है कोई मर्डर की स्टोरी चल रही है। हाँ। अभी देखेंगे पिछले दिनों काफ़ी मर्डर की स्टोरी चल रही है, उसी समय आप खाना खा रहे हैं, तो वो वही चीज़ जो है जिसको हम क्लींजिंग कहते हैं, आपको डिटॉक्सिफाई करना है, वो डिटॉक्सिफाई की बजाय आप टॉक्सिफाई हो रहे हैं और ज़्यादा बीच में ऐड अप हो रहे हैं। हाँ, और वो नकारात्मक विचार आपके उसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू शरीर में जा रहे हैं। हाँ। तो वो कभी ना कभी फिर दोबारा जर्मिनेट हो जाते हैं। हाँ। तो वो जर्मिनेट, अब कोई ये तो नहीं है कि मैं मर्डर की स्टोरी देखते हुए खाना खा रहा हूँ तो मैं जाके मर्डर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे अंदर कभी ना कभी वो गुस्सा जो है वो बाहर निकल के आ सकता है। उसका अंश हमारे में चला गया। हाँ, अंश चला गया तो वो कहीं ना वो कहीं रिएक्ट कभी ना करेगा। कभी सर्कमस्टांसिस, अगर उसको एटमॉस्फेयर वैसा मिल जाएगा तो उभर के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर से कोई चीज़ आ रही है, अब जैसे मैं बोलता हूँ एक कंप्यूटर में बहुत सारा, या मोबाइल फ़ोन में ही बहुत सारे डाटा आ गए, तो हम लोग डिलीट करते रहते हैं रोज़, नहीं तो फ़ोन हैंग हो जाता है। वो डिलीट करने का लिए क्या है कि हम लोग कंप्यूटर में तो एक वो लगा देते हैं, एंटीवायरस का वो लगा दिया या कुछ और चीज़ लगा दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, जिसमें डाटा डिलीट हो जाता है। बस तो इस बॉडी में क्या करेंगे? इस बॉडी में वो डाटा डिलीट करने के लिए फिर हमारे पास एक संजीवनी बूटी है, ध्यान है, जिसको हम लोग संजीवनी बूटी है, जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं। और पिरामिड ऊर्जा के साथ अगर उसको मिला दें तो एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाएगा हमारा।